आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका क्राइम की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। आज की कहानी बहुत अजीब कहानी है, क्राइम से हट के है और इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा क्योंकि आखिर में जो आपको सुनने को मिलेगा उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि ये कहानी सीधे चलते चलते एक उल्टी करवट बदलेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हावड़ा जंक्शन के एक स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी और प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उन्हीं सब के बीच में एक लड़की भी बैठी हुई थी जो बेहद खूबसूरत थी, काफ़ी सुंदर थी। और तभी अचानक उस लड़की के ऊपर उसके 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नज़र पड़ जाती है और फिर वो उसके करीब आता है, उसे देखने की कोशिश करता है। हालांकि लड़की ने उसे नहीं देखा था। वो ये देखता है कि इसका हस्बैंड अब कौन है, किसके साथ ये जा रही है और कहाँ जा रही है। इस वक्त में ये शायद दिल्ली जा रही हो और कुछ ही देर में ट्रेन भी आ जाती है और वो लड़की स्लीपर कोच में एंटर होने लगती है। लेकिन उसके तलाकशुदा पति का जो टिकट था उसी ट्रेन में एसी डिब्बे में था। लेकिन वो भी उसके पीछे पीछे अपनी पत्नी के पीछे पीछे जाता है और स्लीपर कोच में जाकर घुस जाता है, अंदर चला जाता है। और अंदर जाकर ये लड़का अपनी तलाकशुदा पत्नी की ही सीट पर बैठने की कोशिश करता है। वो सोचता है मैं वहीं बैठूंगा जहाँ ये बैठेगी ताकि वो रात भर का सफ़र उसी के साथ में कर सके। ये कहानी दोस्तों दिल को छू लेने वाली कहानी है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आइए आज की इस कहानी को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। देखिए, इस लड़की का नाम जो था वो पूजा था और लड़के का नाम प्रदीप था और इन दोनों की 10 साल पहले शादी हुई थी। लेकिन शादी के 2 ही साल के बाद यानी 8 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था और दोनों की ही कमियां थी, उसमें कुछ लड़के की भी कमी थी। लेकिन फ़िलहाल तलाक हो चुका था। अब कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ती है और पूजा स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है। उसके पीछे पीछे जो उसका तलाकशुदा पति था वो भी उसी कोच में आ जाता है, उसी डब्बे में। हालांकि उसका जो टिकट था वो एसी डिब्बे में था। लेकिन जब वो अपनी पत्नी को देखता है तो वो देखता है कि काफ़ी उदास बैठी हुई थी और उसमें वही खूबसूरती, वही सुंदरता थी। प्रदीप सोचता है चलो 8 साल बाद मिली है तो किसी ना किसी बहाने से इसके पास बैठा जाए, इससे कुछ बातें की जाएं, अपना हाल बताया जाए और उसका हाल पूछा जाए। पूजा डब्बे के बीच में जाकर साइड वाली सीट पर बैठ जाती है और वही सीट उसकी रिजर्व थी। प्रदीप जाकर उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है और प्रदीप देखने की कोशिश करता है कि क्या पता इसके साथ कोई हो तो वो भी यहाँ पर आकर इसके साथ बैठेगा। लेकिन उसने नोट किया जो भी आता उसकी सीट पर बैठने की कोशिश करता, क्योंकि वो अकेली बैठी हुई थी और लड़की थी, खूबसूरत थी और पूरी सीट उसकी खाली थी। लेकिन जो भी आता पूजा उसे फ़ौरन मना कर देती और वो उससे बोलती यहाँ जगह जो है वो ये मेरी सीट है। और एक दो लोग बोले कि अभी 1 घंटे में हम उतर जाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। लेकिन उसने साफ साफ बोल दिया कि ये मेरी सीट है और मेरी तबीयत ख़राब है और मैं यहाँ पर किसी को बैठने नहीं दूंगी, सॉरी, क्योंकि मैं आराम करने जा रही हूँ। अब प्रदीप पीछे से सब नज़ारा देख रहा था, पूजा ने प्रदीप को नहीं देखा था। पूजा जो है खिड़की के बाहर झांक रही थी, जब भी कोई आता तो वो उसको मना कर देती। प्रदीप धीरे से जाता है और अपना बैग उसके सामने रखता है। वो पैर फैलाकर बैठी हुई थी। जैसे ही प्रदीप बैग रखता है पूजा फ़ौरन बोलती है कि अरे भैया, यहाँ कहाँ रख रहे हो, ये मेरी सीट है। पूजा ने उसका चेहरा अभी तक देखा नहीं था। वो प्रदीप से कहती है कि यहाँ से इसको उतारो और हटाओ। प्रदीप बोलता है कि मैडम, मैं बस 1-2 घंटे में उतर जाऊँगा और मेरी सीट ऑलरेडी दूसरे डब्बे में बुक है, एसी डब्बे में। अभी आपके सोने का टाइम तो हुआ नहीं है, तो तब तक आप मुझे बैठने दीजिए। जब वो आवाज़ सुनती है तो चौंक जाती है और उसकी तरफ देखती है और 1-2 सेकंड देखती रहती है, क्योंकि ये उसका तलाकशुदा पति था
वो बिल्कुल सुन्न सी पड़ जाती है और अपने पति को पहचान लेती है और वो अपना पैर समेट लेती है और फिर इशारा करती है कि आओ सामने आकर बैठ जाओ। दोनों के मन में काफ़ी सारे सवाल जो थे वो उमड़ रहे थे। प्रदीप जो है शुरुआत करता है, बोलता है कि दिल्ली अपना इलाज कराने जा रही हो क्या? पूजा कहती है नहीं, मुझे क्या हुआ है और मैं इलाज कराने क्यों जाने लगी, और मैं दिल्ली ही पहली बार जा रही हूँ। प्रदीप कहता है कि नहीं, अभी तुमने कुछ लोगों को कहा कि सीट पर मत बैठो, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे आराम करना है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा, और तुम काफ़ी उदास भी दिखाई दे रही हो। क्या बात है, प्लीज़ आप मुझे बता सको तो बता दो। पूजा कहती है नहीं, मेरी तबीयत ख़राब नहीं है और मेरी उदासी की वजह आप जानकर क्या करोगे। आप यहाँ पर बैठ गए हो तो खामोश बैठे रहो और मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अब प्रदीप पूछता है कि दिल्ली तुम कब से रह रही हो? पूजा बोलती है मैं दिल्ली पहली बार जा रही हूँ, मैं दिल्ली नहीं रहती। और प्रदीप उसको निहारने लगता है और पूजा खिड़की के बाहर देखते देखते कभी एक नज़र प्रदीप पर भी मार लेती थी। सर्दियों का महीना था, जनवरी का महीना चल रहा था और ट्रेन चल रही थी। ठंडी ठंडी हवा खिड़की के अंदर घुस रही थी और सारे लोग जो पैसेंजर थे कुछ ना कुछ वो ओढ़ने के लिए सामान लाए थे और वो सब अपना अपना ब्लैंकेट निकाल कर ओढ़ने लगते हैं। पूजा भी अपने बैग से ऊनी कंबल निकालती है और अपने ऊपर ढक लेती है। प्रदीप के पास ओढ़ने का कोई भी सामान नहीं था क्योंकि एसी में सब कुछ मिलता है, कंबल चादर वगैरह, और वो घर से कुछ भी नहीं लाया था। तो जब ठंड ज़्यादा लगने लगती है तो पूजा उससे कहती है कि आप ओढ़ने के लिए कुछ क्यों नहीं लाए हो और तुम्हारे पास कुछ है या नहीं। प्रदीप बोलता है नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैं कुछ नहीं लेकर आया हूँ। पूजा बोलती है कि आपको लाना चाहिए था क्योंकि ठंड ज़्यादा है और आपसे सर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पाती है। जब अगला स्टॉप आता है वहाँ से पूजा कुछ खाने के लिए छोले वगैरह लेती है और छोले वाले से कहती है चम्मच मुझे 2 दे देना। छोले लेकर पूजा प्रदीप की तरफ इशारा करती है। प्रदीप कहता है आप ही खा लो। पूजा बोलती है साथ में खाने का मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा और इस रात के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। प्रदीप फ़ौरन ही चम्मच जो है वो पकड़ लेता है। उसके बाद फिर ट्रेन जो है वो चल पड़ती है और जब ट्रेन चल पड़ती है तो काफ़ी ठंडक हो रही थी और अब दोस्तों रात का टाइम था, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो पूजा अपना कंबल जो है उसको उड़ाते हुए उसके पैर पर डालते हुए बोलती है कि प्रदीप इसे ढक लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अब प्रदीप एक अजीब बात बोलता है कि नहीं, मुझे अब ठंड नहीं लगती। दरअसल मेरी ठंड के दिनों में किसी से रज़ाई को लेकर झगड़ा हो गया था और तब से मुझे ठंड नहीं लगती। एक बार ऐसा हुआ था इन दोनों पति पत्नी में, जब इनका तलाक नहीं हुआ था, ये एक साथ में रह रहे थे, तो सर्दियों के दिनों में कंबल की खींच तानी को लेकर इनकी लड़ाई हो जाया करती थी और पूजा गुस्से में पानी लाकर रज़ाई पर और प्रदीप पर डाल देती थी और रात भर दोनों फिर कुछ और ही ओढ़ के गुजारा करते थे और प्रदीप का इशारा जो था वो उसी लड़ाई की तरफ था। अब पूजा भी समझ जाती है, मुस्कुराने लगती है। पूजा बोलती है कि उसमें ज़रूर आपकी ही गलती रही होगी। तब प्रदीप बोलता है कि नहीं, अगले ने पानी डाल दिया था, तो बताओ मेरी गलती कहाँ से रही होगी। दोनों हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद सफ़र चलता है और धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है। तब पूजा बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। प्रदीप बोलता है मैं तो कुछ लाया नहीं हूँ और अभी कोई खाने वाला आएगा तो मैं उसी से लेकर खा लूँगा, और तुम खा लो अगर तुम कुछ खाना लेकर आई हो तो। पूजा कहती है कि हाँ, मेरे तो खाने का टाइम हो रहा है, आपका तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा। आपने अपने बैग में पीने का कुछ रखा होगा और अभी आपको मौका मिल जाएगा तो आप शुरू हो जाओगे। प्रदीप बोलता है कि अरे यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने पीना वीना सब कुछ छोड़ दिया है। पूजा हैरान रह गई, बोली कब से? प्रदीप ने कहा लगभग 4 साल हो गए हैं
और मैं अब शराब बिल्कुल नहीं पीता और ना ही कभी आगे आने वाले समय में पीऊँगा। पूजा कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे तो इस बात का यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि आपने पीना छोड़ दिया है। तब प्रदीप कहता है, नहीं यार, वाकई तुम्हारी कसम, मैं अब शराब वगैरह नहीं पीता और मैं बदल गया हूँ। पूजा बोली कि मैं कौन होती हूँ आप मेरी कसम खा रहे हो। प्रदीप कहता है कि किसी की भी कसम खिलवा लो यार, मैं कसम से, माँ कसम, मैं अब नहीं पीता हूँ। पूजा इस बात को लेकर हैरान थी और वो बोलती है कि जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, सारा कुछ ज़िंदगी में बिखर गया और आपने अब जाकर इस शराब को छोड़ा है। काश आप पहले ही छोड़ दिए होते तो कितना अच्छा होता, आज हम साथ में रह रहे होते। खैर जो भी है, अब से आप सुधर जाओ, मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी। लेकिन सच में मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने बुरे काम छोड़ दिए हैं और ये बुरी आदत थी। सच कहूँ तो मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिला आपकी ये बातें सुनकर। और पूजा मन ही मन खुश भी हो रही थी। पूजा और प्रदीप के बीच में तलाक की सबसे बड़ी जो वजह थी वो यही थी कि वो जो था शराब का आदी हो चुका था और शराब के बिना रह नहीं पाता था और अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता था और हमेशा शराब पीकर वो मस्त रहा करता था। और शराब पीने के बाद वो पूजा से भी मारपीट कर लिया करता था, दोनों में झगड़ा होता था। और उसकी इन्हीं आदतों से वो 2 ही साल में तंग आ चुकी थी और ख़ुद उसके जो सास ससुर थे यानी प्रदीप के जो माता पिता थे उससे यही कहते थे कि बेटा देखो, ये तो सुधरेगा नहीं, मगर अब तुम अपना कहीं और देख लो तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से कट जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत ही नालायक है, निकम्मा है। सास ससुर ने पूजा को बहुत समझाया। हालांकि पूजा प्रदीप को बहुत ज़्यादा चाहती थी, उससे प्यार करती थी, लेकिन उसकी इसी आदत से वो परेशान रहती थी और आखिर में आकर यही हुआ, हार मानकर उससे तंग आकर पूजा प्रदीप से तलाक ले लेती है और उससे अलग हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। तो आइए फिर सफ़र पे लौटते हैं। फिर पूजा कहती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। और बताओ घर में कौन कौन है, मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी छोटी बहन कैसी है, मुझे उसकी बहुत याद आती है, छोटी बहन की। प्रदीप की जो छोटी बहन थी अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा मानती थी, दोनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा था। प्रदीप बोला घर में सब कुछ ठीक है और छोटी बहन की अभी 2 साल पहले शादी भी हो गई है और वो अपने ससुराल में खुश है। फिर उसने बोला कि आपने अभी अपनी शादी नहीं की। उसने कहा नहीं, मैंने शादी नहीं की और गांव में मेरा नाम काफ़ी ख़राब था, तो गांव छोड़कर मैं दिल्ली में ही रहता हूं और माँ बाप भी वहीं रहते हैं, मेरा दिल्ली में बिज़नेस भी है, लेकिन अब पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, कट नहीं रही है और मैं भी सोच रहा हूं कि शादी वगैरह कर लूं। फिर वो पूजा से पूछता है कि तुमने शादी की या नहीं। पूजा कहती है कि अभी तक तो नहीं की, लेकिन मैं दिल्ली इसलिए जा रही हूँ, वहाँ मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहीं रिश्ता लगा रखा है, मेरे लिए बात की हुई है, तो शायद 1 या 2 महीने में मेरी शादी हो जाए, लड़का भी काफ़ी अच्छा है। प्रदीप जब ये बात सुनता है तो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता और मैं सुधर गया हूँ, शराब भी नहीं पीता हूँ और मैं कमाने खाने लगा हूँ। उसकी इच्छा यही थी कि शायद पूजा बोल दे कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं अब आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन पूजा बोलती है कि चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपको सलामत रखे और आपके अंदर जो बुरी आदतें थीं वो दोबारा ना आएँ और आप ऐसे ही अपनी आदत को बनाए रखें। अब आप शादी कर लीजिए, कोई भी आपके साथ खुश रह सकती है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी और आप देखने में भी अच्छे हो और मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपकी भी शादी हो जाए, वो जल्दी हो जाए। रात काफ़ी हो चुकी थी तो अब पूजा कहती है कि मैं 2 रोटी लाई हूँ, चलो खा लेते हैं। प्रदीप कहता है कि 2 रोटी में ना तो तुम्हारा पेट भरेगा और ना ही मेरा पेट भरेगा, तो फ़ायदा क्या है। पूजा कहती है कि चलो पति पत्नी ही समझकर मिल बांट कर खा लेते हैं, जो भी हमारे पास है हमने पहले भी तो काफ़ी कुछ एडजस्ट किया है
और अब आप अच्छे भी हो गए हो, तो चलो कम से कम आज मेरे हाथ की बनाई हुई एक रोटी ही आप खा लो। और इतनी ही देर में ट्रेन में एक बिरयानी बेचने वाला आ जाता है और प्रदीप 2 पैकेट बिरयानी के उससे लेता है और उसके बाद दोनों खुशी खुशी खाने लगते हैं। पूजा भी खाती है, प्रदीप भी खाता है। खाने के बाद जो दूसरा पैसेंजर था जिसकी ऊपर सीट थी, वो नीचे ही किसी दूसरी सीट पर बैठा हुआ था। वो बोलता है, भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ सोने ऊपर, और आप लोग सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद दोनों इधर उधर सर करके सो जाते हैं और वही एक ही कंबल ओढ़कर सो रहे थे। अब दोनों की नींद जो थी वो नींद उड़ चुकी थी। पूजा के ख्याल में था कि ये सुधर चुका है, और प्रदीप के ख्याल में था कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी थी, मुझे शराब की वजह से ये छोड़कर चली गई और अब दूसरी शादी करने जा रही है। काश मुझे अपना लेती, या मैं हिम्मत करके इससे कुछ कह पाता कि मेरे पास दोबारा वापस आ जाओ। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। आधी रात से ज़्यादा गुजर चुकी थी। तभी पूजा उठती है और कहती है कि आपको सर्दी लग रही है क्या? तब प्रदीप बोलता है कि हाँ लग तो रही है, मगर क्या करूँ, बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर पूजा अपने बैग से एक मफलर निकालती है और उसके कानों से बांध देती है। बोलती है, अब ठीक है, आप अच्छे भी लग रहे हो और अब आप आराम से सो जाओ। अब इसके बाद सुबह हो जाती है। दोनों चाय वगैरह पीते हैं, नाश्ता करते हैं। ट्रेन जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो दोनों वहां पर उतर जाते हैं। प्रदीप जो है उसको मफलर देने लगता है, कहता है कि बहुत अच्छा मफलर है, शायद तुमने अपने हाथों से इसे बनाया होगा। पूजा बोलती है, हाँ मैंने अपने लिए ही बनाया था, और सॉरी, मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था होने वाले, और आप इसे रख लो, मैं दूसरा बना लूँगी। प्रदीप उसे अपने बैग में रख लेता है और फिर इसके बाद प्रदीप जेब से कुछ पैसे निकालकर पूजा को देने लगता है। पूजा पैसे लेने से साफ इनकार कर देती है। पूजा कहती है, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है और आप पैसे रख लो, और इस तरीके से पैसे लेन देन का कोई यहाँ पर तुक नहीं बनता, हम दोनों किसी रिश्ते में नहीं हैं। प्रदीप कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें जहाँ भी जाना है। पूजा बोलती है, नहीं, मेरी एक फ्रेंड आ रही है, आप चले जाओ। वो चला जाता है। इतने में पूजा की फ्रेंड आती है और उसका नाम सरिता था। वो बोलती है, अरे पूजा बता, कोई दिक्कत तो नहीं हुई सफ़र में, सफ़र तेरा कैसा कटा? तब पूजा बोलती है कि नहीं यार, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन मैं तुझे क्या ही बताऊं, मेरा जो तलाकशुदा पति था वो भी भटकते भटकते मेरी ही सीट पर आकर बैठ गया, और तुझे अब क्या बताऊं, वो अब सुधर गया है और वो शराब भी नहीं पीता है और बहुत अमीर भी हो चुका है, काम धंधा उनने संभाल लिया है। और वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन शायद वो कह नहीं पाया, बहुत उदास था। जब वो जाने लगा तो मैं सच बताऊं कि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे उसको जाते हुए देखकर। सरिता उसकी अच्छी दोस्त थी। सरिता बोलती है, हाँ तो अब मरने दे उसको, ज़्यादा दया करने की, ज़्यादा दया दिखाने की क्या ज़रूरत है? अब उसको समझ में आएगा कि तू कितनी सुंदर थी। उसको बताया नहीं कि तू शादी करने जा रही है। पूजा कहती है, हाँ मैंने बताया तो था कि मैं शादी करने जा रही हूँ, लेकिन ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, उसकी आंखों में भी पानी था। वो बोली, हाँ रहम करने की ज़रूरत नहीं है, चल मैं तेरे लिए जो रिश्ता ढूंढी हूँ, जो लड़का मैंने देखा है, तू बस उसको देखना, तू उसे देखकर ही खुश हो जाएगी, और बहुत अच्छा लड़का है, वो कमाने खाने वाला बंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल मेरे साथ तू चलना। अब सरिता जो है पूजा को अपने रूम पर लेकर चली जाती है और इधर प्रदीप अपने घर पर चला जाता है। दोनों का रास्ता, दोनों का सफ़र अलग अलग हो चुका था। उसकी गांधीनगर में जीन्स की फैक्ट्री थी, 30-40 लोग उसमें काम किया करते थे। अगले दिन प्रदीप अपनी फैक्ट्री पर पहुंचता है और उसी फैक्ट्री में जो सरिता थी वो काम किया करती थी। सरिता उससे आकर बोलती है कि सर, वो जो लड़की मैंने आपको बताई थी, जिसके बारे में आपसे बात कर रखी थी, वो आ गई है, तो अगर आप चाहें तो उससे आज मिल लें और आपको उससे मिलवा दूं। प्रदीप कहता है, हाँ यार मिलवा दो।
तुम तो कह रही थी तुम्हारी फ्रेंड बहुत अच्छी है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, ज़रा मैं भी तो देखूं कि वो मेरी शादी करने के लायक है या नहीं है। अगर वो मुझे जम गई तो मैं शादी कर लूँगा, हालांकि मेरी शादी का कोई इरादा नहीं है करने का। सरिता आगे आगे आती है, पीछे से पूजा आती है, और जैसे ही वो कमरे में घुसती है, ऑफिस में प्रदीप था और वो उसको देख के चौंक जाता है। बोलता है, पूजा तुम? सरिता से प्रदीप कहता है, सरिता क्या वो लड़की यही है? सरिता बोलती है, हाँ सर यही है। अब दोस्तों प्रदीप जो है वो पूजा से खामोशी से बोलता है कि बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है और तुम्हें सिर्फ चुप रहना है। वो सरिता से बोलता है कि सरिता यार तुम्हारी फ्रेंड तो अच्छी है, लेकिन यार ये तो शादीशुदा लग रही है और तुम तो कह रही थी कि लड़की कुंवारी है। तब उसने बोला, हाँ सर बिल्कुल कुंवारी है, आपकी कसम। आप पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसकी शादी नहीं हुई है। प्रदीप बोलता है, अरे यार सरिता तुम क्यों कसम खा रही हो मेरी, वो भी झूठी। और यही तो मेरी पहली पत्नी है जिससे हमारा तलाक हुआ था, हम दोनों का तलाक हो चुका है। अब दोस्तों वो शॉक्ड रह जाती है। उसने प्रदीप को बताया था कि लड़की बिल्कुल कुंवारी है, माँ बाप गरीब हैं, उसकी उम्र लगभग 30 साल हो गई है, उसकी शादी नहीं हो पाई है, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। तो फिर प्रदीप बोलता है कि सरिता कहीं तुमने इनसे तो नहीं बताया कि मैं कुंवारा हूँ? तब वो बोलती है, नहीं सर इतनी भी झूठी नहीं हूँ मैं, इतना झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने उससे नहीं कहा कि आप कुंवारे हैं। उसके बाद प्रदीप पूजा से कहता है कि पूजा देखो, ये सरिता जो है ये समझ लो हमारे लिए भगवान है। ये अगर हमको मिलाई है तो अब हम यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। अब मैं शराब नहीं पीता, मेरे अंदर कोई गलत आदत नहीं है, और मैं अच्छा कमाता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा भी करता हूँ, तुम किसी से भी पता कर सकती हो। और भगवान ने हमें मौका दिया है तो एक बार और तुम मुझे मौका दे दो, मेरे पास वापस आ जाओ, तो मैं तुम्हारा एहसान ये ज़िंदगी भर भुला नहीं पाऊँगा। तुम चाहो तो किसी से भी मेरे बारे में पता कर सकती हो, सरिता से पूछ सकती हो, फैक्ट्री में जितने भी लोग हैं काम करने वाले उनसे पता कर सकती हो। उसके बाद पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, मुझे अब किसी से पूछने या पता करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके पास आती है और उसके गले से लग जाती है, लिपट जाती है, और एक बार फिर से दोनों की ज़िंदगी बसती है। दोनों सरिता को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी एक बार फिर से ज़िंदगी बन गई। शाम को जब प्रदीप अपने घर पर जाता है, अपने माँ बाप के सामने पूजा को लाकर खड़ा करता है कि देखो मम्मी पापा, आपकी बहू वापस आ गई है। तो यकीन मानिएगा देखते ही माँ बाप इतना खुश हो जाते हैं जिसका कोई ठिकाना ही नहीं था। दोनों को लाख लाख आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद कहते हैं, बेटा ये लक्ष्मी थी, हमारे घर से चली गई थी, फिर हमारे घर में दोबारा ये वापस लौटी है। लेकिन उसके बाद प्रदीप कहता है कि सरिता, इसलिए तुम मेरी फैक्ट्री चला लेती हो, इतना अच्छे से काम कर लेती हो कि तुम इतनी होशियार हो और चालाक हो। अब प्रदीप और पूजा एक हो चुके हैं, दोनों साथ हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। ना पूजा को शिकायत है ना प्रदीप को। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ये एक सच्ची कहानी है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपने चैनल पर आपको क्राइम से रिलेटेड कहानियाँ सुनाते हैं और बीच बीच में मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा भी सुना दिया जाए ताकि आप लोगों का मनोरंजन भी हो जाए। क्योंकि देखिए क्राइम एक सीख देने के लिए होता है, लेकिन ये कहानी जो है ये भी एक सीख के लिए है। आप इसे पॉजिटिव लेकर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कहानी में कितना बुरा हुआ और कितना अच्छा हुआ। पहले बुरा हुआ लेकिन एंड इसका बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल पूजा की तरह है। हालांकि पूजा अब बहुत ज़्यादा खुश है, प्रदीप भी बहुत ज़्यादा खुश है, दोनों मिल गए हैं, दोनों साथ में एक साथ ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।